नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, राज्यसभा में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने एक अजीबोगरीब चौंकाने वाली बात कही और कहा कि 93,000 पोस्ट खाली हैं। कहां? CAPF के भीतर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के भीतर 93,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। ये सवाल के जवाब में बताया गया है, सरकार की तरफ से बताया गया है। और साथ ही एक और चौंकाने वाली बात बताई गई है कि रेजिग्नेशंस की तादाद में इजाफा हुआ है, यानी रेजिग्नेशंस बढ़ गए हैं CAPF के भीतर। CAPF हम कलेक्टिवली कहते हैं पूरे फोर्स को। इसमें 7 तरह की फोर्सेस हैं। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये 7 तरह की फोर्सेस कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि कब कब स्टैब्लिश हुआ, कहां इनकी तैनाती है, क्या प्राइमरी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो CAPF इन सातों को मिलाकर कहते हैं। इन सातों को मिलाकर सरकार का डेटा ये है कि जो रेजिग्नेशन रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 1255 रेजिग्नेशन हुए थे 2021 में, जो आगे बढ़कर 2025 में हो गए हैं 2333। मतलब पिछले 4 साल में पूरी तस्वीर बदल गई है। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में और क्या खास बातें हैं। सरकार से पूछा गया कि भाई इतने ज्यादा पोस्ट अगर खाली हैं तो परिचालन कैसे चल रहा है। सरकार ने कहा कि हाँ, ठीक बात है, 93,139 कुल खाली पद हैं, लेकिन स्पष्टीकरण दिया कि काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया है संसाधनों का और पेशेवर तरीके से हम अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ये हालांकि बहुत क्वेश्चनेबल है कि इतने पद खाली होने के बाद भी क्या कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, वो भी तब जबकि हाल फिलहाल में इस बात पर बहुत डिबेट है कि CAPF के भीतर जवानों ने बड़ी तादाद में आत्महत्या की हैं और ये ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेकर उनके डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नौकरी करते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, परिवार के साथ समय नहीं गुजार पाते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। अब आइए इसमें देखें ज़रा ब्रेकअप इसका। CAPF के भीतर मैंने बताया 7 तरह के फोर्सेज हैं। तो CISF में सबसे ज्यादा 30.4% पोस्ट खाली हैं, 28,342 नंबर में काउंट करें तो। CRPF में 27,400 पोस्ट खाली हैं, जो कि 29.4% है। 15.6% यानी 14,531 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है खाली। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP में 12,333 पोस्ट खाली हैं, 13.2% वेटेज है इसका। सशस्त्र सीमा बल में 6,784 यानी 7.3% खाली है पोस्ट, और असम राइफल्स में 3,749 यानी 4% पोस्ट वैकेंट है। तो मुख्य तथ्य यह है कि भाई कुल रिक्तियां आपने देख ली 93,139, इसका 60% वेटेज तो सिर्फ CISF और CRPF को मिलाकर है। भर्ती की गति बढ़ाने के लिए जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने कहा कि भाई हम सारे नीतिगत और तकनीकी उपाय कर रहे हैं। पहला, जो नोडल एजेंसियां हैं भर्ती की, जैसे UPSC CAPF की भर्ती करती है। अगर आपने कभी सुना होगा, आपका कोई दोस्त असिस्टेंट कमांडेंट बन गया या असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहा है, तो वो दरअसल UPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही एग्जाम में बैठ रहा है। SSC भी इसमें एग्जाम कंडक्ट करती है लोअर पोस्ट पर, जैसे कांस्टेबल वगैरह की भर्ती की जाती है SSC के द्वारा। तो स्पीड अप इसको किया जा रहा है, ये कहना है सरकार का कि सरकार लगातार स्पीड अप कर रही है। दूसरा, RFID जैसे तकनीक के इस्तेमाल के जरिए इसको स्पीड अप किया जा रहा है, ताकि फिजिकल जो टेस्ट वगैरह होता है वो तेजी से हो सके। साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन में लगने वाले समय में कटौती करने के लिए प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाया जा रहा है, और पॉलिसी लेवल पर भी चेंज किया जा रहा है, जैसे नियमित DPC आयोजित करना। DPC यहाँ स्टैंड करता है डिपार्टमेंट रिलेटेड जो प्रमोशनल कमिटीज हैं, उनकी लगातार मीटिंग्स को बढ़ाना, ताकि डिपार्टमेंट रिलेटेड जो प्रमोशन है वो वैकेंसीज फुलफिल हो जाए, वहां कोई गैप ना रहे। तो सरकार का कहना है हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भाई इस्तीफों की दर में लगभग जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है दोगुनी 2021 से लेकर 2025 तक। 1255 से 2333 हो गया, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये चिंता की बात है कि लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि VRS की तादाद 2021 में जो थी 10,828, वो 60% गिरावट के साथ करीब करीब 4,291 पर आ गई है। लेकिन जैसा मैंने बताया, आंतरिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड आंकड़े हमेशा चर्चा में रहते हैं। CAPF के भीतर 2021 वर्सेस 2025 को अगर देखें
तो आत्महत्या के मामले हालांकि मामूली वृद्धि हुए हैं, लेकिन असली बात यह है कि ये रुक नहीं रहे हैं। 2021 में 143 मामले थे, 2025 में 158 मामले थे। चिंता की बात है, 158 लोगों ने आत्महत्या की 2025 में। क्या हम इसे कम कर सकते हैं? क्या मेंटल हेल्थ के इशू को देखा जा सकता है? क्या उनके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है? ये सारी चीजें हमेशा चर्चा में रहती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि उनके टेंशन का कारण है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के बारे में एक और सवाल पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में जो सरकार की तरफ से जवाब आया है उसमें कहा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला सब जुडिस है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए हम इसमें अभी कुछ नहीं कहेंगे। ये मामला दरअसल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था सीएपीएफ एक इंडियन यूनियन के सशस्त्र बलों के रूप में पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है, इसलिए ओपीएस की बहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ये डिबेट यहाँ खत्म हुई थी, लेकिन सरकार ने कहा कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार करना ही है, सब जुडिस मामले में हम कोई जवाब नहीं देंगे। अब आइए थोड़ी सी संरचना देखते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की संरचना क्या है। पहले इसको कहते थे पैरामिलिट्री फोर्स, अब इसको कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्स, तो फोर्सेस। तो इसका जो शीर्ष कमान है ये दरअसल गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में पूछे, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता। अपना अपना इनका कैडर है, लेकिन मेनली आप देखेंगे इनके अलग अलग जो फोर्सेस हैं उसमें आईपीएस ही हेड बनकर जाते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है। तो सीएपीएफ बेसिकली एमएचए के अंदर में आता है। 2011 से पहले जैसे मैंने बताया इन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल कहते थे, सीपीएमएफ कहते थे, लेकिन 2011 में पैरामिलिट्री शब्द को हटा दिया गया, तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से अब ये चेंज होकर सीएपीएफ अपना लिया गया। ये 7 तरह के जो बल हैं उसमें असम राइफल्स, जिसकी स्थापना 1835 में अंग्रेजों के जमाने में हो गई थी, 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार सीमा पर इनकी प्राथमिक रूप से तैनाती है। इनको पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। हालांकि ध्यान रखिए, ऑपरेशनल कंट्रोल इनका भारतीय सेना के पास है, मिलिट्री के पास है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसके 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मेनली ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश एलओसी पर इसकी तैनाती है। भारतीय क्षेत्रों की ये प्रथम रक्षा पंक्ति कहलाती है। आईटीबीपी 1962 जब चाइना के साथ वॉर हुआ, लद्दाख से अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर पर इसकी तैनाती है। विशेष पर्वतीय बल है ये। एसएसबी, जिसको सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, 1963 में इसको स्टैब्लिश किया गया। ये भारत नेपाल और भारत भूटान यानी नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर पर इसकी तैनाती है। सीआरपीएफ को 1939 में अंग्रेजों के समय में ही इसको क्राउन के फोर्स के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था। ये पूरे भारत में ही फैले हैं, राज्यों की सहायता करते हैं, कानून व्यवस्था, चुनाव कराने, आतंकवाद विरोधी अभियान वगैरह में सीआरपीएफ हर जगह एक्टिव रहता है। सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यानी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जहां पर हैं, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग वगैरह जहां पर हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, या एयरपोर्ट पर आप तैनाती देखेंगे, इनकी 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई है। मेनली ये फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, जैसे परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केंद्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय जो सुरक्षा गार्ड हैं, ये 1986, इनको हम आमतौर पर ब्लैक कैट कहते हैं। ये पूरे भारत में जरूरत के हिसाब से रहते हैं। आतंकवाद रोधी और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये प्राइमरली जिम्मेदार है। अब इसमें 4 तरह की फोर्सेज आप देखेंगे, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स, ये पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात हैं। बीएसएफ मैंने जैसा बताया कि ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर और बांग्लादेश वाला बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की प्राथमिक तैनाती है। आईटीबीपी यहाँ लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक आईटीबीपी की तैनाती है। करीब करीब 3488 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा से आईटीबीपी की तैनाती है। एसएसबी की खास बात है कि नेपाल और भूटान की खुली और संवेदनशील सीमा एसएसबी के अंदर में आती है, तो ये ध्यान रखिए। और असम राइफल्स जो कि भारत और म्यांमार के बीच में पूरे को कवर करती है, 1643 किलोमीटर लंबी। अब सीआईएसएफ की ये 4 फोर्सेस तो हो गई। सीआईएसएफ जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, और इंटरनली देखते हैं, ये बॉर्डर पर 4 फोर्सेस हमने देख लिए। सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल एक सिक्योरिटी कवर हमें देता है, वो 1969 में स्थापित है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसा मैंने बताया, परमाणु प्रतिष्ठान हो गए,
जो अंतरिक्ष केंद्र हैं, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, इन सब के लिए एकीकृत सुरक्षा आपको दिखाई देगी। पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स जितनी हैं उनकी भी सुरक्षा इन्हीं के हाथ में रहती है। सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में शुरुआत हुई थी 1939 में। ये राज्यों और यूटी को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, उग्रवाद रोधी अभियान में, आम चुनाव में सहायता प्रदान करते हैं। चुनाव में तो आप हर जगह देखेंगे सीआरपीएफ के जवान आपको दिखेंगे। फिर एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो मैंने बताया जिनको हम ब्लैक कैट्स के रूप में जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1986 में स्थापित है, ब्लैक कैट्स के नाम से प्रसिद्ध है और यह भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी इकाई है, एंटी टेररिस्ट यूनिट है ये। सीआरपीएफ के भीतर दो और नाम आते हैं। सीआरपीएफ के भीतर एक तो रैफ आता है, रैपिड एक्शन फोर्स, जरूर नाम आपने सुना होगा। इसके जो सीआरपीएफ का ही हिस्सा होता है और ये एंटी राइट यानी दंगों के अगेंस्ट एक्शन लेता है। और दूसरा एंटी नक्सलाइट मूवमेंट या नक्सलाइट जो गतिविधियां हैं वो कोबरा फोर्स संभालती है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो ये जंगल युद्ध के लिए, जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड होता है और विशेष रूप से नक्सल विरोधी अभियान में इसको लगाया जाता है। ये पूरा सीएपीएफ की आपकी संरचना है। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं मुझसे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।